discuss MCPS Stokes August 2022 exam. Station number 1, Gravida 2 para 1 plus 0 with polyhydramnios just delivered via SVD and started profuse vaginal bleeding. Question number 1, what is your probable diagnosis? Question number 2, what is the cause of PPH in this patient? Question number 3, how will you manage this case? Question number 4, demonstrate the procedure, balloon tamponade. And question number 5, if the bleeding does not stop with balloon tamponade, then what will you do? And counsel for next pregnancy. ओके, अब आपको सिनेरियो पता चल गया. आपने जब सिनेरियो पढ़ना होता है ना, तो आपने 2-3 चीजें देखनी है. पहली बात तो ये देखनी है कि प्रेगनेंसी का सिनेरियो है या नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट का है. अगर सिनेरियो प्रेगनेंसी का है तो आपने 3 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं. 3 पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1 इज जनरल बायोडेटा ऑफ दैट पेशेंट, जिसमें एज भी आ जाती है, पैरिटी भी आ जाती है, मैरिड फॉर. इस पॉइंट नंबर 1 से बेसिकली आपने अंदाजा लगाना है कि शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल तो नहीं किसी का, अलाइव इश्यूज उसके पास कितने हैं, एल्डरली ग्रेविडा तो नहीं है पेशेंट. पॉइंट नंबर 2 होता है उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. जो भी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, चाहे उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो भी करंट प्रॉब्लम उसका चल रहा है. पॉइंट नंबर 3 में आता है पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स और उसकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री से रिलेटेड सारी बातें और जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं. पॉइंट नंबर 1 में तो हमें चीजें पता चल गई कि वो ग्रेविडा 2 पैरा 1 है, लेकिन ये नहीं पता हमें कि पेशेंट की शादी को कितना अरसा हो चुका है. Since how long is she married for? ये हमें नहीं पता. और पिछली प्रेगनेंसी का भी अभी तक कोई हमें चीज नहीं यहाँ से नजर आई. बच्चा उसका जिंदा है नहीं है, पिछली उसकी एसवीडी थी या नहीं थी, हमें कुछ नहीं पता. और ना ही हमें ये पता चला कि इस दफा की डायबिटीज तो नहीं थी, इंसुलिन तो नहीं वो ले रही थी, या कोई और रिस्क फैक्टर्स. ठीक है ना. सो अब हमारे माइंड में ये तो आ गया कि एक प्रेगनेंसी की पेशेंट चल रही थी जो जस्ट डिलीवर हुई है और उसके बाद एकदम से ब्लीड करना. अब यहां आप लोगों ने अपने वो वाली ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज का जो प्रोटोकॉल थे ना, उनको फॉलो करना है. जब भी पेशेंट ब्लीड करेगा, फौरन से आपने अपने माइंड में ले आना है अपनी चीजें मैनेजमेंट के लिए, खास तौर पे कि जी मैंने कॉल फॉर हेल्प से स्टार्ट करना है और आगे रिससिटेशन और कॉज ओरिएंटेड मैनेजमेंट. 3 पॉइंट्स हमारे मैनेजमेंट के लिए. ऑल राइट. सो उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज योर प्रोबेबल डायग्नोसिस. प्रोबेबल मींस कि आपने अभी तक की सिचुएशन में क्लिनिकल असेसमेंट करने के बाद अभी तक आपको जितना महसूस हो रहा है, यानी इतने से सिनेरियो को पढ़ के आपको जो महसूस हो रहा है आपने वो बताना है. दैट इज प्रोबेबल. सो आपने ये कहना है कि माई प्रोबेबल डायग्नोसिस इज पोस्ट पार्टम हेमरेज सेकेंडरी टू यूट्राइन एटोनी. फिर उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीपीएच इन दिस पेशेंट. आप ये बताएंगे द कॉज ऑफ पीपीएच इन दिस पेशेंट इज ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस ड्यू टू पॉलीहाइड्रेमनियोस. उसके बाद उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू मैनेज दिस केस. अब हाउ विल यू मैनेज में आप कहेंगे कि एज दिस इज ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेंड कॉल फॉर हेल्प, देन आई विल इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ माई टीम फॉर रिससिटेशन ऑफ द पेशेंट. My plan will be resuscitation of my patient and side by side to rule out the cause and to do cause oriented management. अब अगर आपकी पेशेंट वेल ओरिएंटेड है, कॉन्शियस है, आप थोड़ा सा उसको ब्रीफ करेंगे. I will introduce myself and I will explain her that it is not a normal thing to bleed after delivery. However, as she is bleeding profusely, so this is an obstetrical emergency for which extra team members are required and for which extra manipulation is required. पेशेंट को नजर तो आ रहा होता है, कॉन्शियस जो पेशेंट होगी उसको दिख तो रहा है ना कि आप भाग दौड़ कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इंजेक्शंस मंगा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें मंगा रहे हैं, तो भाई क्यों मंगवा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो फिर तो नहीं करेंगे ना, फिर तो आप अपनी जो भी मैनेजमेंट करते फिर रहे हैं आप वही करेंगे. अदरवाइज कॉन्शियस पेशेंट के साथ थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा उसको तसल्ली में रखें और इसके साथ साथ कॉल भेज दें सीनियर्स जब तक आपके पहुंच जाएंगे. और आप अपनी पोजीशन पे भी सीनियर ही हैं. ऑफ कोर्स आप सीनियर रजिस्ट्रार के लेवल पे तो आ ही रहे हैं ना. अब आप ये करेंगे कि एक तरफ रिससिटेशन को फॉलो करेंगे और एक तरफ नीचे से फुट एंड पे पेशेंट की कॉज को और चीजों को देखेंगे. आप उन्हें ये कहेंगे कि आई विल आस्क माई सीनियर स्टाफ नर्स टू सिक्योर 2 वाइट बोर IV lines, 14 gauge IV lines. I will also ask them to withdraw blood for cross match and to arrange blood for blood transfusion, and then I myself will see the cause of bleeding.
टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। पीपीएच की ये 4 बेसिकली कॉजेज याद रखें। टोन में आपकी यूट्राइन एटोनी है, टिश्यू में आपके कोई आरपीओसीज हैं, प्लेसेंटा अगर रह गया है, नहीं रिमूव हुआ, वो भी हो सकता है, और ट्रॉमा है, जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा हो सकता है, कोई टीयर्स हैं, कोई ऐसी चीज है। इसके अलावा थ्रोम्बिन है। सो आप इसी तरह कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल असेस, आई विल ट्राई टू पैल्पेट यूट्रस एब्डोमिनली. If uterus is not palpable abdominally, I will examine at the level of introitus. आपने देख लेना है, अगर यूट्रस पैल्पेट नहीं हो रहा तो यूट्राइन इन्वर्जन को देख लें. If the uterus is palpated abdominally but the uterus is larger than dates, 18 वीक्स का, 20 वीक्स का फील हो रहा है, बॉगी यूट्रस फील हो रहा है, तो आप उनको फौरन बोलेंगे कि आई विल इमीडिएटली स्टार्ट मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच. As this is uterine atony, so I will immediately rub up the uterus. मसाज करेंगे, साथ ही साथ आप सिंटोसिनॉन को एस्टेब्लिश करेंगे. 5 यूनिट्स तो इंट्रामस्कुलर स्टैट देते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल सेलाइन में उसको स्टार्ट कर देते हैं. फिर इसी तरह से साथ ही मीजोप्रोस्टॉल की 3 टैबलेट्स पर रेक्टल रख देते हैं. 3 तरह की चीजें होती हैं. 250 मिलीग्राम कार्बोप्रोस्ट होता है, ऑब्स्टेट्रिक प्रोटोकॉल में भी लिखी हुई है, पीपीएच के याद कर लें क्योंकि इन्हीं तीनों की वो लोग आपसे डोजेस भी पूछते हैं. सो यानी आपने जल्दी जल्दी क्या किया, यूट्रस को पहले पैल्पेट किया, लेकिन बॉगी था, फटाफट से रब अप करना शुरू कर दें, मसाज करना शुरू कर दें, साथ ही अपनी तमाम मेडिकल मैनेजमेंट पर स्टार्ट कर दें और बोलते जाएं. If the uterus becomes well contracted after medical management, then it is fine, well and good. But if the uterus is not well contracted, then I will follow balloon tamponade. अब यहाँ उन्होंने बैलून टेम्पोनाड को डेमोन्स्ट्रेट करने का भी कहा है. इसका मतलब है कि उन्होंने ये सिनेरियो खास तौर पे इसीलिए बनाया है कि आप पूरी पीपीएच की पहले मेडिकल मैनेजमेंट सुनाएं और उसके बाद आप बैलून टेम्पोनाड पे जंप लगाएं. As she is having PPH secondary to uterine atony, and I started medical management with syntocinon, misoprostol and carboprost if available, but the patient is still bleeding and the uterus is not well contracted yet. So the next step in the management is to immediately make balloon tamponade and insert it. Balloon tamponade is made by inserting Foley's catheter in the condom. The instruments and everything is available in our ward. There is a separate PPH box in our unit. बैलून टेम्पोनाड के लिए क्या क्या चाहिए? फोलीस कैथेटर चाहिए, सिल्क चाहिए हमें सूचर. नॉर्मली सिल्क अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्डम को फाड़ता नहीं है. प्रोलीन हो गया या वाइक्रिल हो गया, उसके जरिए अगर आप टाई करेंगे भी ना तो वो फट जाएगा. सो सिल्क अच्छा रहता है. फिर स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्ट चाहिए, कुछ गॉजेस आपको चाहिए. सो आपने बोलते जाना है कि आई विल इंसर्ट फोलीस कैथेटर इनसाइड कॉन्डम एंड सिक्योर इट विद सिल्क सूचर. ना बहुत ज्यादा आपने टाइट इसको टाई करना है, ना बहुत ज्यादा लूज टाई करना है. क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तो पानी भरेगा. अगर आपने बहुत ज्यादा लूज टाई कर दिया तो जब आप इसको पानी भरेंगे, जब ये इन्फ्लेट करके बैलून बन जाएगा तो पानी तो निकलना शुरू हो जाएगा. सो यहां से बेसिकली टाई करना है. अब जो अंदर फोलीस पड़ा है उसके बैलून का क्या करें? इट कैन बी इन्फ्लेटेड, और अगर हम ना भी इन्फ्लेट करें तो तब भी हमारा काम हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है. और अब आपने उसको स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स से पकड़ लिया. टिप से पकड़ के आपने यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जाके फंडस पे छोड़ दिया. उसके बाद आपने क्या किया, फंडस तक जब छोड़ दिया तो बाहर जो सर्विक्स का एरिया है, अक्सर जगहों पे प्रोटोकॉल भी है कि आप गॉस पीसेस या मॉप रख के ना वेजाइना के अंदर गॉस पीसेस रख के उसको सिक्योर कर लेते हैं ताकि वो बाहर ना निकले. सो वो भी कर सकते हैं. उसके बाद आप क्या करते हैं, इन्फ्लेट करना शुरू करते हैं. कितना इन्फ्लेट कर सकते हैं? तकरीबन 300 to 400 ml फ्लूइड चला जाएगा. यानी कॉन्डम कैथेटर जो आपने बनाया था वो यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, और अब आप उसमें पानी डालना शुरू कर रहे हैं और तकरीबन 250-300 ml, 300 350 के करीब उसमें आ जाता है. सो इस तरीके से जब वो उसकी डिस्टेंशन हो जाएगी तो क्या होगा, कंप्रेशन इफेक्ट आएगा. कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से यूट्रस ब्लीड करना बंद कर देगा. उसके साथ साथ आपको क्या चीजें देखनी, उसके साथ साथ आप पेशेंट के वाइटल्स नोट करते जाएंगे. आप ये कहेंगे कि इफ बैलून टेम्पोनाड इज इफेक्टिव, आई विल लीव दिस बैलून टेम्पोनाड फॉर द नेक्स्ट 24 hours and I will continue conservative management. I will monitor patient's vital and I will maintain monitoring chart, and side by side I will also palpate uterus abdominally to see whether the uterus is getting contracted or not. अगर ये सक्सेसफुल है, इफेक्टिव है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. यही इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि बैलून टेम्पोनाड इफेक्टिव है.
دو باتیں, ایک تو پیشنٹ کے وائٹلز امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, دوسرا یوٹرس کنٹریکٹ ہونا شروع ہوتا چلا جائے گا, چھوٹا ہوتا چلا جائے گا, پہلے وہ امبلائکس تک تھا, اب وہ اور چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. سو اگر یہ افیکٹو ہوگا, پھر آپ یہ کہیں گے کہ آفٹر 24 hours I will re-evaluate my patient. If everything is fine, if she is hemodynamically stable, if the vitals are okay and the uterus is contracted, well and good, I will remove balloon tamponade. آپ آرام سے اس کو gradually remove کریں گے, اپنی چیزوں کو ڈاکیومنٹ کریں گے, that's it. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ if bleeding does not stop, if balloon tamponade is not effective, if patient is still bleeding, the next step in the management is immediately to proceed for emergency laparotomy and to apply B-Lynch. اوپن کر کے آپ انہیں بولیں گے کہ فرسٹ آف آل آئی ول ایکسٹیریئرائز دا یوٹرس اینڈ دین آئی ول مینولی ٹرائی ٹو کانٹریکٹ دا یوٹرس اف اٹ از ریسپونڈنگ. اپنے ہاتھوں سے یعنی اس کو کمپریس کر کے دیکھنا ہے. اگر تو وہ آپ کی ہاتھوں کی کمپریشن کو ریسپونڈ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بی لنچ کو بھی ریسپونڈ کرے گا. اگر وہ آپ کے ہاتھوں کی ہی کمپریشن کو نہیں ریسپونڈ کر رہا تو امیڈیٹلی یوٹرائن آرٹری لائگیشن بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایکسٹیریئرائز کیا, آپ نے کنٹریکشن کمپریشن افیکٹ کو چیک کیا, پھر اس کے بعد آئی ول اپلائی بی لنچ, اور اس کے بعد فردر آپ پیشنٹ کو کلوز کریں گے, ریکوری میں بھیجیں گے, وائٹل مانیٹرنگ کرتے رہیں گے اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد انہوں نے کہا کوشچن نمبر 6 کاؤنسلنگ فار نیکسٹ پریگنینسی. آپ ایک تو اس میں برتھ اسپیسنگ کا کہیں گے. سب سے پہلی چیز برتھ اسپیسنگ ہوگی تو ہی پیشنٹ کا بلڈ اپ ہو سکے گا. اتنا جو اس کا بلڈ لاس ہوا, ایکسیسو بلڈ لاس, تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ کو بلڈ اپ چاہیے, ہیموگلوبن اس کا واپس ہونا چاہیے. سو سب سے پہلے تو برتھ اسپیسنگ, اور اس کے بعد اگلی چیز ہے اگلی پریگنینسی کے لیے آپ پیشنٹ کو آئرن کیلشیم کا بتائیں گے. آپ انہیں بولیں گے کہ آئی ول ایڈوائز ہر ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو دا میڈیکل فزیشین فار ڈائبٹیز. اس کا ڈائبٹیز چیک ہونا چاہیے, دوبارہ بھی ڈائبٹیز ہو سکتا ہے, دوبارہ بھی پالی ہائیڈریمنیوس ہو سکتا ہے. along with that آپ اس کو بلڈ شوگر کا مانیٹرنگ چارٹ گھر میں بنانے کے لیے دیں گے, ساتھ ساتھ وہ اپنا شوگر کا مانیٹرنگ چارٹ مینٹین کرتی جائے گی. سو اگلی دفعہ آپ اس کے ڈائبٹیز اور پالی کو ضرور ایڈریس کریں گے. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ پراپرلی اپنے آپ کو بک کرائے گی. مے بی کہ یہ ان بکڈ ان اسکرینڈ ہو, سو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پراپرلی اینٹی نیٹل وزٹس کے لیے فالو کرنا بڑا ضروری ہے. سو یہ تمام کاؤنسلنگ آپ کی اگلی پریگنینسی کے لیے ہوگی. یہ بھی اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک دفعہ پی پی ایچ کی ایپیسوڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ بھی ہوتی ہے, ریکرنس ہو جاتی ہے. سو اپنے آپ کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں بک کروائے, وہیں پہ اپنی ڈیلیوری کروائے, بلڈ کی ارینجمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھے ضرور, اور اس چیز کی ڈاکیومنٹیشن آپ نے بھی کر کے دینی ہے تاکہ اگلی دفعہ کے ڈاکٹرز اس کو دیکھ سکیں, رجسٹر کر سکیں. So this is all about it.